नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट आईएएस में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो ये आज का तीसरा लेक्चर है। तो पहले हम ऐसे करते थे कि अलग अलग लेक्चर में लेकर आता था जो करंट अफेयर्स की वीडियोस होती थी उसके रिगार्डिंग। लेकिन अभी ये डेली करंट अफेयर्स का पूरा एक कंपाइल लेक्चर होगा, क्योंकि जैसे आज 1 जून 2021 है, तो आज की डेट के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनकी प्रॉपर इन डेप्थ डिटेलिंग है। ओके। और अगर आप आईएएस की एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद कोर्स होने वाला है। इसके अलावा जिस भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हो तो वहां पर भी आपको बहुत बड़े पैमाने पर बेनिफिट होने वाला है। तो ऐसा होता है ना कि कई बार जब बहुत कोई भी चीज अगर आपने अचीव करनी हो तो तैयारी उससे डबल होनी चाहिए। ओके। तो अगर आप आरबीआई का कोई एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हैं या फिर बैंकिंग का एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हो, जनरल अवेयरनेस सब जगह है। ओके। तो उसके बिना बात नहीं बनेगी। और अगर अच्छी तैयारी आप कर लेते हो तो आपको रिकॉल करने में आसानी रहेगी। जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे बार बार रिवाइज करोगे, रिवीजन भी आपकी साथ ही साथ हो जाती है। जिस तरीके से मैं एडिटोरियल लेकर आता हूँ, करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ, तो यहाँ पर जो रिवीजन है ना, तो उन्हीं टॉपिक्स के अंतर्गत मैं करवाता ही रहता हूँ किसी ना किसी तरीके से। तो अभी नया एक सेशन डेली करंट अफेयर्स का आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको जैसा भी लेक्चर लगे तो मुझे फीडबैक जरूर देना और शेयर जरूर कर देना लेक्चर्स को। तो अभी बात करते हैं हम यहाँ पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। तो अभी जीएस 2 के अंतर्गत जो टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस, तो ये यहाँ पर टॉपिक है। यूपीएससी मेंस का जो सिलेबस है उसके हिसाब से तो ये टॉपिक बनता है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का। तो न्यूज में क्यों? तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में केस दायर किया गया था कि अभी जरूरत नहीं है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को यहाँ पर चलाया जाए, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर कोविड महामारी फैली हुई है पूरे भारत में। तो दिल्ली में तो ज्यादा ही यहाँ पर गंभीर केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो फंडिंग की जरूरत है, तो पैसा जो है वहां पर लगाने की अभी जरूरत नहीं है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर इस पिटीशन को खारिज कर दिया और कहा कि इसकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को नहीं रोका जा सकता। ये जो यहाँ पर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर अगर हम कहें कि कोविड 19 के चलते रोक दें तो नहीं रोका जाएगा। तो अभी बात करते हैं कि सीबीपी है क्या, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या। तो ये प्रोजेक्ट एक तरीके से अभी शुरुआत हो चुकी है, 2020 में शुरुआत हुई थी इसकी। और अभी जितना भी हमारा जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, ठीक है, उसको नए तरीके से नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। इसके अलावा जितने भी दफ्तर होते हैं भारत सरकार के, उन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। ओके। तो यहाँ पर जो एरिया होगा तो ये होगा पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया बनेगा। ओके। तो अभी ऐसा था कि कुछ जो ऑफिसर्स थे तो यहाँ पर अभी जो हमारे नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक वहां पर थे, लेकिन बाकी ऑफिसर्स थोड़े आगे पीछे थे। तो ये जिससे मतलब दिक्कत आती थी कि एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाना तो काफी दूर, अभी सब कुछ एक ही जगह पर इकट्ठा किया जाएगा। ओके। तो ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है तो काफी अहम है। तो ये देखिए, ये इंडिया गेट है और ये इसके सामने, ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसके सामने, तो उसके सीधे देखोगे तो राष्ट्रपति भवन आएगा। और जब भी रिपब्लिक डे परेड होती है तो उस समय यही रास्ता होता है सेंट्रल विस्टा का, जहां पर जो परेड की जाती है और यहाँ पर जो गेस्ट आते हैं तो एक साइड पे बिठाए जाते हैं। तो अभी ये वाला जो एरिया है, साइड वाला एरिया, तो वहां पर आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का काम वहां पर शुरू हो चुका है। और नए ऑफिस यहाँ पर पूरे इलाके में बनाए जाएंगे। और इंडिया गेट से लेकर सीधे जो है राष्ट्रपति भवन तक काफी नई डेवलपमेंट्स जो है आपको देखने को मिलेंगी। और इंडिया गेट दिल्ली में पड़ता है और दूसरा होता है गेटवे ऑफ इंडिया। ओके। तो वो मुंबई में है। तो ये देखो, ये सेंट्रल विस्टा का पूरा प्लान है। तो ये एक सिरा राष्ट्रपति भवन का है, तो ये पूरी सड़क जाती है। और दूसरी और यहाँ पर दूसरा सिरा जो वो इंडिया गेट का है। ओके। तो अभी ये देखो, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर ये अभी नया बनेगा। अभी फिलहाल पहले कुछ नहीं था, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अभी जैसे मैंने पिक्चर दिखाई है आपको, इसके अलावा सेंट्रल सेक्रेटरीट बनेगा इधर। ओके। जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस होंगे इधर। ओके। तो इसके अलावा यहाँ पर और जो बाकी ऑफिस यहाँ पर नए बनाए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है, नया ऑफिस यहाँ पर बनेगा, नया रेजिडेंस बनेगा प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर। ओके। तो अभी ये यहाँ पर है प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस। ओके। जिसको कि यहाँ पर बनाया जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ ऑफिस था प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर। ओके। जहाँ पर साउथ ब्लॉक होता है वहां पर प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है। लेकिन अभी रेजिडेंस भी यहाँ पर उसके पास ही बनाया जाएगा। और आगे बात करें कि म्यूजियम ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ओके। तो ये जो पुरानी पार्लियामेंट है ना, उसको म्यूजियम के तौर पर यहाँ पर रख दिया जाएगा। ये है पुरानी पार्लियामेंट,
ये पुरानी वाली हमारी अभी जो पार्लियामेंट चल रही है ये वाली। ओके, तो ये अंग्रेजों ने बनाई थी अपने समय में, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ते हैं। और ये यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप में नई पार्लियामेंट बनेगी। ओके, तो ये आप यहाँ पर जो छोटे छोटे डोम्स बने हैं, राज्यसभा लोकसभा इनके हॉल है। ओके, और एक सेंट्रल हॉल है यहाँ पर। और ये इसी तरीके से यहाँ पर भी बनेगी, यहाँ पर जो सीटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ाई जाएगी। तो उसकी भी जरूरत थी, इसलिए यहाँ पर नए पार्लियामेंट की हमें काफी आवश्यकता थी। क्योंकि अभी जो सिनेरियो चल रहा है, जो पार्लियामेंट की यहाँ पर सीट्स हैं, राज्यसभा की 245 है और लोकसभा की 552 है। तो ये यहाँ पर जो 1971 का सेंसस है ना, उस समय हमारी जो आबादी थी उसके हिसाब से अभी तक ये सीट्स बनी हुई है। तो अभी बहुत जरूरत है कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़े, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा हो चुकी है। ओके, तो अभी नंबर ऑफ सीट्स इस नई पार्लियामेंट में बढ़ाई जाएगी। तो ये एक यहाँ पर ये भी पर्पस रहेगा। और यहाँ पर जो पुरानी चीज हो जाती है उसको भी एक तरीके से डेवलपमेंट करने की जरूरत होती है। दूसरा यहाँ पर ये भी रीजन रखा जा रहा है। और अभी पूरी अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है उसके डेवलपमेंट का काम यहाँ पर किया जाएगा। और अभी बात करते हैं प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के बारे में। तो इसको यहाँ पर शेड्यूल किया गया है 2020 से लेकर 2024 तक। 2020 को यहाँ पर ये शुरुआत इसकी होगी। तो ये 3 किलोमीटर के आसपास की ये पूरी लंबाई होगी प्रोजेक्ट की। ओके, तो यहाँ पर राजपथ बोलते हैं इस सड़क को, राजपथ नाम है इसका। ओके, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक, तो ये दो इसके आप एंडिंग पॉइंट आप कह सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक आते हैं तो वो भी कवर किया जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर उनको म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा और जो पार्लियामेंट है उसको भी म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर वही बात करें, कन्वर्ट नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स टू पब्लिकली असेसिबल म्यूजियम्स बाय क्रिएटिंग ए न्यू कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट। तो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया। तो यहाँ पर बनेगा सेंट्रल सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट का मतलब होता है जहां पर पूरी सरकार के दफ्तर होते हैं। जैसे ये कोई भी यहाँ पर सरकार है, चाहे राज्य सरकार है, तो हर एक का उसकी कैपिटल में एक सेक्रेटरीट होगा जहां से पूरी सरकार को ऑपरेट किया जाता है, गवर्न किया जाता है। तो आगे वही बात कर रहे हैं कि सेंट्रल सेक्रेटरीट टू हाउस ऑल मिनिस्टर्स, ए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग नियर द प्रेजेंट वन एंड विद इंक्रीज सीटिंग कैपेसिटी फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, न्यू रेजिडेंस एंड ऑफिस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नियर द नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, कन्वर्ट सम ऑफ द ओल्डर स्ट्रक्चर्स इनटू म्यूजियम्स। पुराने स्ट्रक्चर को यहाँ पर म्यूजियम में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के आसपास ही वाइस प्रेसिडेंट का भी यहाँ पर रेजिडेंस बनेगा और प्राइम मिनिस्टर का भी रेजिडेंस बनेगा। ध्यान रखें, क्वेश्चंस यहाँ पर इसमें से निकलेगा। ओके, वाइस प्रेसिडेंट का रेजिडेंस पहले यहाँ पर नहीं था, प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस नहीं था, अभी दोनों का बनेगा। ओके, राष्ट्रपति का तो था ही, अभी इन दोनों का भी यहाँ पर रेजिडेंस बनेगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी, तो अभी जो खर्चा है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, इसमें कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट भी आएगा और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की बिल्डिंग भी आएगी, जिसको हम बोलते हैं ना एसपीजी सुरक्षा दी हुई है। ओके, तो ये यहाँ पर इसको भी आसपास में ही इसको रखा जाएगा, इसी एरिया में ही यहाँ पर जो है एक बिल्डिंग बनाई जाएगी जिसमें एसपीजी की जो फोर्सेज होते हैं उनको रखा जाएगा, क्योंकि एसपीजी का इस्तेमाल जो है प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। और इसके अलावा जो यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट हस्ती हो तो उसको ये एसपीजी दी जाती है। ज्यादातर ये प्राइम मिनिस्टर के पास होती है और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास होती है। ओके, और इसका अभी जो एस्टिमेशन जो रेवेन्यू है, अभी अगर इन्हीं दो प्रोजेक्ट के हिसाब से बात करें तो 971 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर बात करें कि 4 सालों में ये बनेगा। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है इन्हीं दो प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो ये 1339 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पर इतना पैसा अभी जो है अवार्ड यहाँ पर करने की बात की है कि दे दिया गया है। तो इसमें नई पार्लियामेंट बिल्डिंग आएगी, उसके बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनेगा। ओके, तो इसका भी खर्चा 862 करोड़ के आसपास बता रहे हैं और यहाँ पर 477 करोड़ के आसपास बता रहे हैं। और प्रोजेक्ट बिगिन विद द सेरेमोनियल लेइंग ऑफ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग दिसंबर 22। तो अभी 2020 में ही ये शुरू हुआ है, दिसंबर में। और आगे जो क्वेश्चन बन सकते हैं तो यहाँ पर इसकी बैकग्राउंड देख लो। तो पहले जो सेंट्रल विस्टा था, ओके, पुराना वाला, तो उसके जो आर्किटेक्चर थे वो थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। तो इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, तो इन दोनों का नाम याद रखना कि आप किसने यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग बनाई थी। तो यहाँ पर ये उस समय बनाया गया था जब यहाँ पर जो राजधानी थी ब्रिटिश राज में, यहाँ पर कलकत्ते से दिल्ली में शिफ्ट की गई थी। ओके, तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट बनाई गई थी, अभी वाली जो पार्लियामेंट है, तो इसको 6 साल का समय लगा था बनने के लिए। और इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी वो 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। ओके, इनॉग्रेशन यहाँ पर की गई थी उस समय के जो वायसरॉय थे लॉर्ड इरविन, तो इनका भी नाम याद रखें, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बनता है। और ये 18 जनवरी 1927 को यहाँ पर उद्घाटन किया गया था ये वाली जो हमारी नई पार्लियामेंट है, पुरानी वाली पार्लियामेंट है उसका। और इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद 1927 के बाद ये भारत के पास आ गया ये टेरिटरी। ओके, तो पहले ऐसा था कि बंटवारे में जो पाकिस्तानी
जो लोग थे, मोहम्मद अली जिन्ना, पूरा पंजाब जो था ना उसकी डिमांड कर रहे थे कि पूरे पंजाब का विलय होगा पाकिस्तान में। ओके, तो पूरे पंजाब में ये दिल्ली भी आती थी बीच में, तो ये भी जाती थी। ओके, तो इसको यहाँ पर रोका गया। तो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से जो सिख कम्युनिटी थी जो इस एरिया में, तो उसको भी यहाँ पर साथ लिया गया। और यहाँ पर सबने अपोज किया कि मतलब कि बंटवारा होगा पंजाब का, पूरा पंजाब नहीं दिया जाएगा पाकिस्तान को। तो इसी के चलते 1947 के बाद दिल्ली हमारे पास रही, और ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी हमारे नए रिपब्लिक के तौर पर यहाँ पर जानी जाने लगी। ओके, तो अभी इस पार्लियामेंट कैंपस को यहाँ पर हेरिटेज रेसिडेंट भी यहाँ पर घोषित किया गया 1962 मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली के हिसाब से। और आगे देखो जो रीडेवलपमेंट का प्लान है, 20,000 करोड़ की यहाँ पर कुल लागत यहाँ पर लगेगी। तो ये यहाँ पर कहे जा रहा है कि 2024 तक ये कंप्लीट होगा। ये नए यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेंगे, नए पार्लियामेंट बिल्डिंग, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर, न्यू रेजिडेंस ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। एंड एक यहाँ पर एडिशनल बात की जा रही है आईजीएनसीए। तो आईजीएनसीए क्या है? यह इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। ओके, तो इसको नए तरीके से बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पुराने वाली ना, तो इनको डिमोलिश किया जाएगा। ये देखो, ये कुछ स्ट्रक्चर्स है जिनको तोड़ दिया जाएगा अभी। जैसे नेशनल आर्चिव की बिल्डिंग की बात करें, जवाहरलाल नेहरू भवन की बात करें, बहुत सारे भवन है यहाँ पर जिनको की तोड़ दिया जाएगा। ओके, तो वाइस प्रेसिडेंट का रेजिडेंस भी है जिसको तोड़ा जाएगा। ओके, तो अभी ये सब चीजें तोड़ी जाएगी, नए सिरे से दोबारा बनाई जाएगी। यहाँ पर जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक की जो पुरानी बिल्डिंग उनके पास बनेगी। ओके, यहाँ पर जो अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट के हाउस की बात करूँ और प्राइम मिनिस्टर के हाउस की बात करूँ, और ये स्ट्रक्चर है जिनको थोड़ा सा रीपर्पस करके म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये आपके सामने है। रेजिडेंशियल गार्डन्स उसमें आएंगे, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक आएगा, और ओल्ड पार्लियामेंट आएगी। और इसके अलावा जिनको रिटेन किया गया, जिनको नहीं तोड़ा जाएगा, जो जारी रहेंगे, वो यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट है, और नेशनल वॉर मेमोरियल। ये नेशनल वॉर मेमोरियल अभी कुछ यहाँ पर 1-2 साल पहले ही बना है। ओके, तो ये भी इंडिया गेट के साथ ही बना है। ओके, तो यहाँ पर इसको तोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो सोर्स है द हिंदू न्यूज़पेपर है। आगे बात करेंगे हम यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस की। तो ये भी जीएस2 के अंतर्गत कवर होता है। ये इसका टॉपिक है पूरा। न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी यूनियन गवर्नमेंट ने सोमवार को जेबी मोहबत्रा को इंटरिम चीफ लगाया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का। तो ये 3 महीने के लिए लगाया गया है। टैक्सेस कितने तरह के होते हैं? तो अगर टैक्सेस की बात करें तो ये कुल मिलाकर 2 तरह की इसकी टाइप्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स। ओके, जो कि आपकी जायदाद के ऊपर लगता है जब किसी को कन्वर्ट की जाती है जायदाद। गिफ्ट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स। तो ये सभी तरह के डायरेक्ट टैक्स हैं जो सरकार लगाती है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जिसको हम बोलते हैं, सेंट्रल सेल टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी जो होगी, जो बाहर से सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर जो सरकार ड्यूटी लगाती है। ओके, तो इसके अलावा तो कस्टम ड्यूटी होती है कस्टम चेक करने के लिए कि कुछ गलत सामान तो नहीं यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा, जहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा। ओके, इसके लिए यहाँ पर कस्टम के अधिकारियों को तैनात किया जाता है, तो उसके ऊपर ये ड्यूटी लगती है। सर्विस टैक्स हो गया। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर ऑक्ट्रॉय की बात कर रहे हैं। ऑक्ट्रॉय क्या होता है? ये भी एक तरीके का टैक्स होता है। इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आंसर करें। उसके बाद वैट हो गया, और यहाँ पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, जो पैसा यहाँ पर ट्रांजैक्ट किया जाता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। और जीएसटी के बारे में मुझे बताएं, जीएसटी कौन सा टैक्स है? वो डायरेक्ट टैक्स है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स है? ओके, उसका भी आंसर दें कमेंट बॉक्स में। और अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उसके बारे में। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं उसके बारे में कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको बनाया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत, याद रखें इसको। और ये भारत की ऑफिशियल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यूनिट है। ओके, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यूनिट है, ध्यान रखिए। इसको यहाँ पर गवर्न किया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कितने डिपार्टमेंट आते हैं, उनका नंबर कितना है? इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स में। और जो हमारा बजट जो जारी किया जाता है वो कौन से वाले डिपार्टमेंट के तहत किया जाता है? होता वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ही है, लेकिन डिपार्टमेंट कौन सा होता है? ओके, तो वो भी आंसर दे मुझे कमेंट बॉक्स में। जितने मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ ना, एक साइड पे लिख लिया करो और आंसर दे दिया करो, आप ही का फायदा होगा। और आगे यहाँ पर बात करें तो ओरिजिनली देयर वाज अ बोर्ड कॉल्ड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दैट फंक्शनड एज द अपेक्स बॉडी ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. The said board was set up under the Central Board of Revenue Act 1924 and was in charge of both direct taxes and indirect taxes. The Central Board of Revenue got split in 1964 into two boards. Okay, तो पहले एक ही बोर्ड हुआ करता था, okay, जिसका नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। okay,
तो अभी बाद में क्या किया, बाद में इसको तोड़ दिया गया दो हिस्सों में, तो दो हिस्से ये निकल कर आए हैं। एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। ओके, तो ये दो यहाँ पर अलग अलग तरीके से इसको स्ट्रक्चर को तोड़ा गया, ये भी ध्यान रखें। तो कब स्प्लिट हुआ है, ये 1964 को हुआ। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनाकर यहाँ पर ये पूछा जा सकता है। और आगे बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो जो डायरेक्ट टैक्सेस का यहाँ पर बोर्ड होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो उसके पास एक चेयरमैन होता है और 6 और अलग मेंबर होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, यहाँ पर यही पूछ लिया जाता है कि सीबीडीटी के अंदर का उसका स्ट्रक्चर क्या है। एक चेयरमैन तो बोल देंगे, लेकिन यहाँ पर मेंबर्स में कुछ गड़बड़, यहाँ पर नंबर और लिख दिया जाएगा। 6 मेंबर होते हैं, ये ध्यान रखें। तो ये अलग अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट्स को डील करते हैं। इनकम टैक्स, रेवेन्यू की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात, रजिस्ट्रेशन की बात करें, ऑडिट एंड जुडिशियल की बात करें, इन्वेस्टिगेशन, टीपीएस एंड सिस्टम की बात करें। एंड द मेंबर्स ऑफ सीबीडीटी आर सिलेक्टेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ओके, जब आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हो, उसके बाद में कुछ आईएएस के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो सबसे ऊपर वाले जो रैंक होते हैं। उसके बाद आईपीएस के लिए, फिर आईआरएस, आईएफएस, ये अलग अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट आते हैं। अगर आपका रैंक अच्छा है तो फिर आपकी जिस तरीके से आपकी मंशा होती है कि आपने कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, ये आपके ऊपर होता है। ओके, तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस से यहाँ पर मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है। तो मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो टॉप जो मैनेजमेंट होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उससे यहाँ पर ये लिए जाते हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि इसके फंक्शन क्या है। तो इसके फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ये डील करता है ऐसे सभी मैटर्स के ऊपर जो यहाँ पर टैक्सेस के रिगार्डिंग, या डायरेक्ट टैक्सेस को यहाँ पर कलेक्ट करने के रिगार्डिंग हो। लेवाइंग मतलब कि कोई नया यहाँ पर कर लगाना है आपने, उसके रिगार्डिंग भी जो भी मैटर हो, तो इसके बारे में यही निर्णय लेता है सीबीडीटी। और जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, उसका फॉर्मुलेशन कैसे यहाँ पर पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, तो उसके बारे में भी सारी जिम्मेदारी इसी की। सुपरविजन करता है पूरे के पूरे एंटायर टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। तो भारत का जितना भी बड़ा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसको पूरा सुपरविजन यही करता है, सीबीडीटी। ओके, इसके अलावा लेजिस्लेटिव चेंजेस भी यहाँ पर सुजेस्ट करता है, इनडायरेक्ट टैक्स एनेक्टमेंट। तो भारत सरकार को बोलता है कि अगर कुछ कानूनी तौर पर बदलाव करने हैं, तो एक्ट में बदलाव करके कुछ संशोधन आप कर सकते हो, तो ये भी सलाह देता है। और साथ ही साथ यहाँ पर टैक्स रेट्स में, मतलब कितना टैक्स रखना है, कौन सा टैक्स, जैसे मैं डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूँ, खास तौर पर जो डायरेक्ट टैक्सेस है मैं उनकी बात करूँ, तो उनमें कितना यहाँ पर वेरिएशन रखना है, क्या टैक्स बढ़ाना है, क्या कम करना है, उसके रिगार्डिंग सजेशन दे सकते हैं। और एक बात और याद रखें, सजेशन जो दें वो बाइंडिंग नहीं होती है। ओके, जरूरी नहीं है कि जो इन्होंने बोल दिया वो सरकार को करना ही करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ वो सही तरीके से काम करे, उसके रिगार्डिंग ये चेंजेस भी यहाँ पर सुझाव दे सकते हैं। तो बाई जियो से यहाँ पर ये जो है ये टॉपिक लिया गया है। आगे बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स को रूल्स 2021। तो न्यूज में इसलिए क्योंकि व्हाट्सएप ने हाल ही में केस ठोका है भारत सरकार के खिलाफ। तो क्यों ठोका है, तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप का जो पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है। तो व्हाट्सएप यहाँ पर चाह रहा है कि मेरी इंटेंशन पूरी यहाँ पर है कि मैं यहाँ पर अनुपालना करना चाह रहा हूँ, ये जो रूल्स यहाँ पर भारत सरकार ने बनाए हैं। और यहाँ पर ट्रेसिबिलिटी के ऊपर भी यहाँ पर मैं फोकस करूंगा। तो लेकिन ये अगर मैं ट्रेसिबिलिटी के ऊपर गया, तो फिर ये भी बात निश्चय है कि यहाँ पर जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन सर्विस होती है ना, तो वो यहाँ पर टूट जाएगी। और यहाँ पर जो भी मैसेजेस जो कि सिर्फ दो बंदों के बीच में ही पहले यहाँ पर पढ़े जाते थे, जैसे एक ने सेंड किया, दूसरे ने रिसीव किया। जैसे मैंने व्हाट्सएप में आपको मैसेज किया, तो मैं आप यहाँ पर सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो, बस आप और मेरे ही बीच में यहाँ पर ये पूरी बात रहेगी कि मैंने आपको क्या मैसेज दिया। तो अगर यहाँ पर ट्रेसेबिलिटी को ढूंढना शुरू कर दिया, जैसे यहाँ पर कि मैसेज की शुरुआत किसने की, जैसे मैंने आपको मैसेज फॉरवर्ड किया, हो सकता है वो कोई फेक न्यूज हो, तो आप भी आगे फॉरवर्ड कर दोगे। ओके, तो इसके चलते यही चीज ढूंढनी है ट्रेसेबिलिटी के चलते कि शुरुआत किसने की थी, पहली बार वो मैसेज किसने भेजा था। ओके, जैसे मैंने वो सबसे पहले मैसेज भेजा था आपको, तो उसी बंदे को पकड़ना है, यहाँ पर ट्रेसेबिलिटी करनी। लेकिन यहाँ पर व्हाट्सएप कह रहा है कि आप अगर मैं ऐसा करूंगा तो इंटरमेंशन हो जाएगी लोगों की प्राइवेसी के बीच में कि आपस में क्या बातचीत हो रही है, तो फिर ट्रेसेबिलिटी तो हो जाएगी, लेकिन प्राइवेसी जो है ना वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। और एंड टू एंड जो एनक्रिप्शन है वो सर्विस वो भी टूट जाएगी। जब भी आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हो तो वहां पर लिखा आता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। उसका मतलब यही है कि बातचीत सिर्फ आप दोनों के बीच में रिकॉर्ड हो रही है। आगे यहाँ पर बात करें कि उनका जो व्हाट्सएप का आर्गूमेंट है, वो कह रहा है कि इनक्रिप्शन जो फीचर है, ओके, तो यहाँ पर उससे ये पता चलता है कि हम प्राइवेसी प्रोटेक्शन करके चल रहे हैं अपने लोगों की। अगर ये टूट जाता है तो यहाँ पर जो प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी, उसका वायोलेशन होना तय है। ओके, तो यहाँ पर ये बात रखती है, क्योंकि दूसरी ओर गवर्नमेंट प्रेशर दे रही है इनको, व्हाट्सएप को, कि
आपने इन रूल्स को मानना ही मानना है। तो अगर इन रूल्स को मानेंगे तो यही बात हो रही है, तो ये इसलिए इन्होंने केस दायर कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट में। और अभी देखो गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स आया इसके रिगार्डिंग में। गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है ना, तो इसने कहा कि ट्रेसेबिलिटी मेजर जो है ना, ऐसा नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर मैसेजेस आपस में ट्रांजैक्शन जिनकी हो रही सबकी यहाँ पर ट्रेसेबिलिटी आपने करनी शुरू कर देनी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर लास्ट रिसोर्ट पे ये वाला ट्रेसेबिलिटी वाला जो है एक्शन हमने लेना है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक सिचुएशन के ऊपर वो डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पर किसी चीज की अगर प्रिवेंशन डिटेक्शन की बात करें, इन्वेस्टिगेशन की बात करें, प्रोसिक्यूशन की बात करें, पनिशमेंट अगर किसी को देनी किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग, अगर देश की यहाँ पर प्रभुसत्ता की बात करें, इंटीग्रिटी की बात करें, या फिर जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को ऐसा फॉरवर्ड किया गया जो कि यहाँ पर पनिशेबल है, यहाँ पर कुछ सजा उसको हो सकती है, तो सिर्फ उन्हीं मैटर्स के ऊपर हम आपको कहेंगे कि ट्रेसेबिलिटी कीजिए कि शुरुआत ऐसे मैसेजेस की किसने की थी जिसके चलते यहाँ पर देश को तोड़ने की बात हो रही है, जहाँ पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के मटेरियल को यहाँ पर आगे फॉरवर्ड किया गया। तो हम यहाँ पर सिर्फ ये बात करें। आगे यहाँ पर जो नए रूल्स उनका पर्पस क्या है, पर्पस यही है कि अकाउंटेबिलिटी बनानी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर हो गया। यहाँ पर मिस यूज ना हो इनका, ओके, गलत यूज ना हो इनका, उसी यूज से यहाँ पर बचाना है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो यूजर है सोशल मीडिया, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, उनको एम्पावर करना है कि यहाँ पर एक 3 टायर रेजिस्ट्रल मैकेनिज्म यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपको लगा ये मैसेज खराब है, खराब कर सकता है किसी और को, या फिर किसी को नुकसान हुआ है उन मैसेजेस के चलते, फिर वो बंदा जो है ना यहाँ पर ये जो 3 टायर रेजिस्ट्रल मैकेनिज्म बनाया गया उसको यहाँ पर अप्रोच करेगा। ओके, पहले ही ऐसा नहीं होता था कुछ भी। तो अभी इंटरमीडिएटरी जो गाइडलाइंस है तो यहाँ पर फ्रेम की गई इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर सेक्शन 87 क्लॉज 2 ऑफ आईटी एक्ट एंड सुपरसीड द प्रीवियस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस रूल 2011। तो ये जो पुराना वाला एक्ट था उसी को आगे जो है थोड़ा सा एनहांस करके आगे जो है बढ़ाया गया है। आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर भारत की बात करें तो ये दुनिया का लार्जेस्ट ओपन इंटरनेट सोसाइटी है। तो बहुत सारे सोशल मीडिया कंपनीज जो है अट्रैक्ट करता है भारत, और यहाँ पर अपना बिजनेस कर रही है वो, क्योंकि भारत में आबादी बहुत ज्यादा, दूसरा स्मार्टफोन सस्ते हैं, डाटा सस्ता है, और हर एक लोगों के हाथ में लगभग जो है मतलब स्मार्टफोन्स हैं अभी इस जमाने में। और जिसके चलते हर कोई यहाँ पर फेसबुक व्हाट्सएप पे अपनी आईडी बनाकर जो है चलाता है। तो इनका बिजनेस करना और जो है आसान हो जाता है। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स की अगर मैं बात करूँ ना, पूरी दुनिया में से भारत में ही इनको सबसे ज्यादा मिलते हैं, और भारत में ही अच्छा खासा बिजनेस इनको मिलता है। और सोशल मीडिया अभी जो ना कुछ यहाँ पर कुछ चीजें हैं एज ए टूल मतलब यूज किया जा रहा है वायोलेशन करने के लिए। जैसे वुमेन की डिग्निटी की बात करें, ठीक है, उसको यहाँ पर हनन होता है उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर जो आउट ऑफ द ऑफिस जो यहाँ पर कॉर्पोरेट की जो रेवलरीज होती है, आपस में जो इनकी सांठगांठ होती है कॉर्पोरेट्स की, ठीक है, वो भी यहाँ पर की जाती है इन यहाँ पर एप्स को यूज करके, जैसे व्हाट्सएप को यूज कर लिया। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि कुछ यहाँ पर गलत चीजें जो एंटी नेशनल जो यहाँ पर चीजें हैं या फेक न्यूज आप कह सकते हो, तो वो प्रसारित हो रही है। कोई भी यहाँ पर ये नहीं देखता कि ऑथेंटिकेशन है किसी चीज की या नहीं है। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेक अकाउंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो फेक की चीज को आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। ओके, और उसके अलावा यहाँ पर जो कम्युनल रॉयट्स हैं, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर भड़काने में यहाँ पर सोशल मीडिया अच्छा खासा रोल अदा कर लेता है। तो भारत में भी फरवरी महीने 2020 में अच्छे खासे दंगे हुए थे दिल्ली में, तो बहुत सारे लोगों की जाने उस समय की, तो सोशल मीडिया का उस समय भी अच्छा खासा योगदान था। और आगे बात करें जो यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, यहाँ पर जो खराब कंटेंट है जो कि मतलब बच्चों को नहीं देखना चाहिए, तो उसका यहाँ पर मास सर्कुलेशन हो जाता है। ओके, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों के देखने के लायक नहीं होती, लेकिन वो सर्कुलेशन हो जाता है, बच्चे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होती है यूथ की बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी सोशल मीडिया के तहत ही होती है। जैसे फेसबुक पे कोई पेज बना दिया जो किसी जो है धर्म के रिगार्डिंग जो है आपको भड़काएगा, तो खासतौर पे जो आपकी जनरेशन है वही लोग भड़कते हैं, क्योंकि ये समझदारी वाली सिचुएशन होती नहीं है, दिमाग इतना डेवलप हुआ नहीं होता, हवा में उड़ रहे होते हो, इसके चलते समझ नहीं रहती है। तो उन्हीं को यहाँ पर जो है उनका माइंड ब्रेन वॉश करके उनको किसी ना किसी तरीके से ऐसे टेररिस्ट ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो इससे बचाने के लिए भी सरकार यहाँ पर चाह रही है कि ऐसा रूल जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दिस अब्यूज ऑफ सोशल मीडिया इज कंपाउंडेड ड्यू टू लैक ऑफ रॉबस्ट कंप्लेंट एंड रिड्रेस मैकेनिज्म। अभी तक ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं था कि जहां पर लोग जाकर कंप्लेंट करें कि भाई ये गलत न्यूज है, भाई ये गलत कंटेंट है, बच्चे देखेंगे खराब होंगे। तो कोई भी ऐसा हाई था ही नहीं कोई ऐसा मैकेनिज्म जहां पर आप अप्रोच करो। तो अभी नए रूल्स के तहत ये सब कुछ जो है सामने होगा। तो अभी देखो सोशल मीडिया की बात करें, डिजिटल न्यूज की बात करें,
तो सोशल मीडिया के रिगार्डिंग यही बात करेंगे, फर्स्ट ओरिजिनेटर ढूंढो जिसने एंटी नेशनल कोई भी यहाँ पर चीज फैलाई है। ग्रीवेंसेस ऑफिसर यहाँ पर अपॉइंट करना होगा, 15 दिनों के अंदर अंदर उसको यहाँ पर कंप्लेंट्स को रिजॉल्व भी करना होगा, जो भी उसके बाद शिकायतें आएंगी। मंथली यहाँ पर जो है रिपोर्ट भी फाइल करनी होगी, कितनी कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं, तो क्या एक्शन आपने लिया है। डिजिटल न्यूज के लिए भी यहाँ पर बात करेंगे, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया केबल टीवी नेटवर्क्स का जो रेगुलेशन है उसको फॉलो करके चलो। और इसके अलावा सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज यहाँ पर बनाई जाएगी, तो यहाँ पर जो कोड ऑफ एथिक्स को यहाँ पर देखने के लिए कि सही तरीके से मीडिया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है, तो यहाँ पर वो भी एक ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाएगी। तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे आप नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार के ऊपर जो आप फिल्में वगैरह देखते हो, तो उनको भी कहा गया है कि अपने कंटेंट को क्लासीफाई करो अलग अलग तरीके से। यहाँ पर यू का मतलब यूनिवर्सल, सब कोई देख सकता है। और U7+ मतलब कि 7 साल से ऊपर के यहाँ पर लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर U13+, 13 साल से अधिक उम्र के बच्चे देख सकते हैं। 16+ में 16 साल के अधिक। और A का मतलब अडल्ट है। तो ये इस तरीके से आपको अपने सभी कंटेंट को क्लासीफाई करना होगा। और जो कंटेंट जिस भी एज ग्रुप के हिसाब से होगा, बच्चा जो पेरेंट्स है बच्चे के, तो वो पेरेंट्स वही बोलेंगे बच्चे को, बेटे ये वाला आप देखो। अगर आपकी उम्र 8 साल की, तो आपने ये वाला जहाँ पर UA7+ ईयर्स लिखा, आपने यही वाला कंटेंट देखना है। तो यहाँ पर पेरेंटल लॉक्स की यहाँ पर बात की जा रही है। अगर यहाँ पर UA13+ या इससे ज्यादा है ना, तो यहाँ पर पेरेंटल लॉक्स होंगे, पेरेंट्स लॉक खोलेंगे तभी बच्चा जो है देख पाएगा। तो ये भी यहाँ पर ये सारे काम करने होंगे इन सभी कंपनीज को। ये जो Amazon प्राइम वीडियो है, चाहे नेटफ्लिक्स है, चाहे कोई भी यहाँ पर जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग आपको जो फिल्में वगैरह दिखा रहे हैं। और एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी यहाँ पर एक लाना होगा कि अडल्ट को यहाँ पर क्लासीफाई किया जाए, अडल्ट है सच में या नहीं है। ओके, तो अगर ऐसा ना हो कि मतलब कि अ, जो छोटे बच्चे हैं 13-14 साल से, तो वही ऐसी कोई टेक्निक लगाकर अपने आप को एडल्ट बताकर जो है फिल्में देख लें, तो फिर बात तो वहीं पर आ गई। तो ये सभी तरीके से यहाँ पर ना कंट्रोल करने की भारत सरकार कोशिश करी। द हिंदू यहाँ पर सोर्स है इस पूरे यहाँ पर एनालिसिस का। आगे जो करंट अफेयर है, ये यहाँ पर बात कर रहे हैं वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम। ओके, तो वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम ये क्या चीज है। अब देखो, स्टैंडर्ड का मतलब होता है जैसे कोई चीज बनती है भारत भारत में, तो चाहे हम सीमेंट की बात करें, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, तो कुछ स्टैंडर्ड होता है कि मतलब मजबूती है, बिल्डिंग इतनी जल्दी गिरेगी नहीं, यहाँ पर सड़कें टूटेंगी नहीं। ओके, या स्टील बन रही है, कोई स्टैंडर्ड है कि भाई कितनी इसकी जो है एज चलेगी। ओके, तो यहाँ पर वही बात करें, वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम यहाँ पर लाई गई। ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए कि अभी RDSO, तो यहाँ पर रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय रेलवे का। यहाँ पर ये पहला इंस्टीट्यूशन बन चुका है भारत में, जो कि जिसको SDO यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है अंडर वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन। ओके, आप मिशन भी कह सकते हो, आप स्कीम भी कह सकते हो। ऑन BIS, ओके, तो यहाँ पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पर इसी के चलते पूरी लिस्ट होती है स्टैंडर्ड की। ओके, और इसको यहाँ पर देखा जाता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ओके, ये भी ध्यान रखें, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत आता है, यहीं से यहाँ पर क्वेश्चन बदलने की कोशिश की जाएगी। अगर बात करें वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम के बारे में, तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा लाई गई थी। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी। ओके, तो यहाँ पर SDO की यहाँ पर रिकॉग्निशन हो, तो इसलिए यहाँ पर ये स्कीम बनाई गई। मतलब कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन है ना, उनको इस स्तर का बनाना है कि यहाँ पर वो कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके चलें और अच्छी कैपेबिलिटीज अपनी जो है उसमें बना लें अपनी। और इसी स्कीम के तहत यहाँ पर जो BIS है, ये चाह रहा है कि यहाँ पर एग्रीगेट किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज है, और डेडिकेटेड जो डोमेन है, स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज की बात करें, यहाँ पर जितनी भी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन भारत में काम कर रही है ना, तो उनमें अलग अलग एरियाज में जहाँ कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्सपर्टाइज है, किसी किसी एरिया में अलग अलग यहाँ पर कैपेबिलिटीज, उन्हीं को सही करना है और यहाँ पर उनको एंगेज करना है एक स्टैंडर्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर अपने ही यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में उनकी अच्छी खासी डेवलपमेंट हो, अच्छी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट। ओके, स्टैंडर्ड का मतलब जहां पर अगर फॉरेन नेशन के साथ भी कंपेयर करें तो हाँ भी ठीक है, इक्वल है। ओके, ये है एंड एनेबल कन्वर्जेंस ऑफ ऑल स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन कंट्री रिजल्टिंग इन वन नेशन स्टैंडर्ड फॉर वन सब्जेक्ट। तो यहाँ पर कोशिश यही है कि जितने ज्यादातर यहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भी यहाँ पर हो रही है, तो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। ओके, जो कि यहाँ पर कवर की जा रही है, वन नेशनल स्टैंडर्ड फॉर वन सब्जेक्ट, मतलब कि इसके तहत यहाँ पर आगे डेवलपमेंट हो। आगे हम बात करें यहाँ पर रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो अगर रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड की बात करें, तो ये यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सोल R&D विंग है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का, ध्यान रखें, जहां पर पूरा पूरा यहाँ पर रिसर्च के ऊपर ही काम किया जाता है। तो एक इकलौता यहाँ पर विंग है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का, एंड वन ऑफ द इंडिया लीडिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेटिंग बॉडी। ये भी ध्यान रखें, वन ऑफ द इंडिया लीडिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेटिंग बॉडी। अंडरटेकिंग स्टैंडर्डाइजेशन वर्क फॉर रेलवे सेक्टर, तो ये सिर्फ रेलवे सेक्टर की स्टैंडर्डाइजेशन का काम करता है। जैसे एक रेलवे इंजन बना लिया,
ओके, उसका स्टैंडर्ड कंपेयर करो अलग अलग मायने में कि उसका कंप्रेसर कैसे काम कर रहा है, बढ़िया क्वालिटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसके जो जो टायर्स हैं ओके वो यहाँ पर कितनी देर चल रहे हैं, तो एफिशिएंसी क्या दे रहा है, ओके उसका कोई स्टैंडर्ड है या फिर ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान की रेलवे। तो पाकिस्तान की रेलवे देखो वो बहुत खराब रेलवे है उनकी, ज्यादातर जो बंटवारे के बाद उनको मिल गया था तो ज्यादातर अच्छी रेलवे उनके पास चली गई थी। ओके, तो अभी भी वो उसी से काम चला रहे हैं। ओके, तो भारत में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है रेलवेज के रिगार्डिंग। हमने खुद से अपने डीजल इंजन बनाए थे, खुद से अपने इलेक्ट्रिक इंजन अभी बना रहे हैं, डीजल इंजन को अभी रोक लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिफिकेशन जो है 2019 का टारगेट था भारत सरकार का कि पूरे देश में इलेक्ट्रिक ट्रेनें ही दौड़ेंगी। तो वो भी टारगेट थोड़ा सा शिफ्ट किया है, लेकिन तकरीबन काफी हद तक काम इसका भी हो चुका है। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि RSDO जो है ना, तो यहाँ पर इसने इनिशिएटिव लिया हुआ है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। तो SDO का मतलब है स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा होगा अंडर BIS SDO रिकग्निशन स्कीम। तो ये भी ध्यान रखें, तो यही स्कीम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आगे बात करें जो RDSO, तो यहाँ पर इसको रिव्यूड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन प्रोसीजर टू रियलाइन देम विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एनकोडेड इन द WTO DBT कोड ऑफ गुड प्रैक्टिस। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत यहाँ पर जो यहाँ पर कोड ऑफ गुड प्रैक्टिस है उसके चलते यहाँ पर सब चीजें मैच करनी चाहिए भारत का जो यहाँ पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड उसके साथ। तो ये इसका दारोमदार है RSDO का, RDSO का रेलवे के सेक्टर में। अगर BIS की बात करें तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है भारत की। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसके तहत ये काम करती है, ध्यान रखें। ओके, तो यहाँ पर कोई और मंत्रालय का नाम रख दिया जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रखनी है। इसको बनाया गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986, जो कि यहाँ पर दिसंबर 1986 को इफेक्ट में आया था। PIB से ये यहाँ पर सोर्स लिया गया है। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में। ओके, तो ये टॉपिक जो है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी उसके तहत। तो अभी हुआ क्या है कि अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, उन्होंने एक लेटर लिखा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल ग्रीवेंसेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ओके एंड पेंशन। तो ये जितेंद्र सिंह है मिनिस्टर यहाँ पर इन दोनों मंत्रालय के डिपार्टमेंट के। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक यहाँ पर अमेंडमेंट करने की यहाँ पर बात की जा रही है कि अमेंडमेंट की जाए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। तो यहाँ पर एक पिटीशन पहले यहाँ पर फाइल की गई थी यहाँ पर इस ट्रिब्यूनल में, जिसको कि खारिज कर दिया गया। तो यहाँ पर एक अरुणाचल प्रदेश के एक डॉक्टर हैं ओके, जिनकी चाहत थी कि वो IPS ऑफिसर बने, लेकिन हुआ क्या उनकी हाइट यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर कम थी, जिसके चलते उनको IPS ऑफिसर नहीं बनाया गया। ओके, तो उनका नाम है ओजिंग डमेन। ओके, तो ओजिंग डमेन यहाँ पर मिलांग विलेज है ओके इन द स्टेट्स अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग चाइना, जो चाइना के साथ बॉर्डर लगता है यहाँ पर अरुणाचल का, तो वहां से बिलोंग करते हैं। इनका 644th रैंक आया था, 644th रैंक आया था सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2017 में। ओके, और यहाँ पर इनको सिलेक्ट किया गया इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के लिए। अभी इनकी पोस्टिंग कोलकाता में। हुआ क्या था, डमैंग जो थे यहाँ पर सेकंड थे इन द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ IPS ऑफिसर्स इन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर दूसरे पदान पे इनका नंबर था IPS की जो लिस्ट ऑफिसर्स की जो लिस्ट थी। लेकिन जब मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट किया गया सेंट्रल स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के द्वारा, तो यहाँ पर पाया गया कि अनफिट है ये फॉर द IPS, क्योंकि IPS के लिए जो इनकी यहाँ पर हाइट चाहिए वो यहाँ पर 165 सेंटीमीटर चाहिए मैन के लिए, तो इनकी यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर कम थी। तो यहाँ पर जिसके लिए मतलब मेडिकल अपना जो एग्जामिनेशन था ये फेल कर गए अपना। और आगे यहाँ पर बात करें जो सर्विस कंडीशन ये बनाई गई थी ऐसे ही मतलब कि ये रूल्स होंगे, तो ये 1951 में ये फ्रेम किए गए थे। तो यहाँ पर तब से ये बनाए गए, अब अभी तक इनको अपडेट नहीं किया गया। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो अभी केम इनटू एग्जिस्टेंस एज ए यूनियन टेरिटरी इन 1972। ओके, पहले अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर असम से ही तोड़ा गया था इसको, और इसको 1972 में UT बनाया गया था, और बाद में इसको यहाँ पर राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में। तभी गोवा को भी राज्य बनाया गया था 1987 में। ओके, तो आगे यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जब ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट जब फ्रेम किया गया था, तो यहाँ पर उसके तहत जो प्रेजेंट डे जो अरुणाचल प्रदेश है ओके, तो जो कि किसी जमाने में असम के अंदर था, असम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर था, तो अभी असामी जो लोग हैं ना इस एक्ट के तहत उनको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ट्राइबल लोग हैं अरुणाचल प्रदेश के उनको बेनिफिट उनसे छीन लिया गया। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन किया गया इसको, इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट में आप जो है अमेंडमेंट कीजिए। तो जो मिनिमम हाइट चाहिए होती है मैन के लिए वो 165 सेंटीमीटर होती है और 150 सेंटीमीटर होती है वुमेन के लिए, और मिनिमम हाइट जो है रिलैक्सेबल भी होती है, ध्यान रखें। ओके, तो यहाँ पर 160 एंड 145 सेंटीमीटर फॉर मैन एंड वुमेन। तो यहाँ पर कुछ केसेस होते हैं जहां पर रिलैक्सेशन मिलती है, लेकिन इनको नहीं मिली।
इसीलिए यहाँ पर पॉइंट आउट हुआ है। तो यहाँ पर क्यों नहीं मिली? यहाँ पर बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिनको रिलैक्सेशन मिलती है, लेकिन वो गिने चुने एरिया, जैसे यहाँ पर बात करें गोरखास को मिलती है, गढ़वालीज को मिलती है, आसामीज को मिलती है, कमौनीज को मिलती है, नागालैंड ट्राइबल्स को मिलती है, लेकिन यहाँ पर अरुणाचल के ट्राइबल्स को नहीं मिलती है। ओके, तो ये सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। ये जो कमाऊइस है, ये कौन से राज्य में पाए जाते हैं? गढ़वाली जो है ये कौन से राज्य में पाए जाते हैं? और गोरखा जो है ये कौन से राज्य में पाए जाते हैं? इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। आगे अगर बात करें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर आर्टिकल 323 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। ध्यान रखें 1985। तो यहाँ पर इसका मकसद यही था कि जो भी यहाँ पर डिस्प्यूट निकल कर आते हैं, जो कंप्लेंट्स निकल कर आती हैं, जो भी रिक्रूटमेंट की गई है और जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज, जो भी पर्सन यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं पब्लिक सर्विसेज, जो भी यहाँ पर जिनकी जहां जहां पर भी पोस्ट की गई है, क्या अफेयर, क्या काम उनको दिए गए हैं द यूनियन गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटीज, तो यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत होता है, तो यहाँ पर सब जगह पे जो भी कंप्लेंट निकल कर आती है, तो इसका निवारण यही करता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। द हिंदू से यह सोर्स लिया गया है। आगे यहाँ पर बात करें 5G रोल आउट की, तो अभी देखो 5G रोल आउट के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पर टॉपिक बन गया कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ओके, तो अभी देखो जो एक एक्टर है जूही चावला करके, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में यहाँ पर एक पिटीशन डाली है। तो यहाँ पर वो 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ, मतलब इम्प्लीमेंटेशन अगर होगा 5G टेक्नोलॉजी का तो भारत के लिए वो काफी खराब होगा। तो यहाँ पर कहा कि यहाँ पर उसके चलते हार्मफुल जो रेडिएशन है ना, वो इम्पैक्ट करेगी सिटीजन्स को, जानवरों को, और यहाँ पर जो फ्लोरा फोना, जो भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं, जो एनिमल्स पाए जाते हैं और जो जीव पाए जाते हैं, हम सबको नुकसान होगा इसके चलते। आगे बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन क्या होता है। तो ये पोल्यूशन यहाँ पर बनता है जो ह्यूमन एक्टिविटी जब बढ़ती जाती है, खासतौर पे एरिया ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो 5G चलेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का प्रभाव बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। सैटेलाइट से यहाँ पर जो टावर से टावर तक यहाँ पर रेंजेस पहुंचेगी, उसके बाद आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी, तो सभी जगह यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। हीट बनने के यहाँ पर चांसेस रहते हैं, जिसके चलते कई बार ऐसा होता है कि जब बारिश में बिजली भी गिरती है ना, तो कई बार जो अगर उसके आसपास गिर गई, तो अगर आप हैंडसेट यूज करो तो कई बार उससे उसमें भी यहाँ पर लोगों की मृत्यु हुई है। बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिले हैं। अगर किसी पेट्रोल पंप पे आप जा रहे हो, उस समय अगर आपको कॉल आ गई, तो खासतौर अगर गर्मियों का अगर मौसम है, तो उस समय इसी यहाँ पर ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है, इसके चलते गर्मी और बढ़ जाती है, तो कई बार आग लग जाती है। ओके, तो पेट्रोल पंप के ऊपर ही तो यहाँ पर ये सिचुएशन भी देखने को मिली। तो यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्लोली इंक्रीजिंग विदाउट मच एप्रिसिएशन ऑफ द कॉन्सिक्वेंशियल इम्प्लीकेशन, मतलब कि ये लगातार ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इसके ऊपर यहाँ पर क्या नतीजा होगा, इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या यहाँ पर इम्प्लीकेशन निकल सकती हैं, तो उसके ऊपर अभी भी कोई भी जो है ना सोचा नहीं जा रहा है। अभी बात करते हैं कि 5G क्या है। तो 5G फिफ्थ जनरेशन का लेटेस्ट वायरलेस मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी है, ध्यान रखें, जिसको कि पहली बार डिप्लॉय किया गया 2019 में। तो यहाँ पर 5G से ये एक्सपेक्टेशन है कि परफॉर्मेंस बढ़ेगी और यहाँ पर नई जो रेंज है न्यू एप्लीकेशंस की, वो यहाँ पर इंक्लूड की जाएगी। जैसे यहाँ पर ई हेल्थ की बात करें, जैसे टेली मेडिसिन हो गया, ओके, रिमोट सर्वेलेंस हो गया, टेली सर्जरी हो गया। ओके, जैसे डॉक्टर बैठा है एक जगह और यहाँ पर सर्जरी किसी और से करवाई जा रही है, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से ना, अगर 5G टेक्नोलॉजी होगी तो इंटरनेट की यहाँ पर ऐसा है कि जैसे बीच में ब्रेक हो जाता है ना इंटरनेट, वो यहाँ पर चीज नहीं होगी। तो अगर कोई सर्जरी का काम शुरू किया है, तो जो कि बहुत क्रिटिकल यहाँ पर स्टेज होती है, अगर किसी का ऑपरेशन कर रहे हो, तो वहां पर अगर नेटवर्क अच्छे से काम नहीं करेगा तो वहां पर फेलियर हो जाएगा। तो इन सभी मुद्दों के ऊपर ये काम करेगा। टेलीमेडिसिन वही कि आपने दवाई मंगवानी, तो इन सब क्षेत्रों में अभी इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाने वाला है। आगे बात कर रहे हैं कि क्या फर्क क्या है जो यहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी है और जो पुरानी टेक्नोलॉजीज है उनमें क्या फर्क है। तो यहाँ पर जो 5G की बात करें, तो यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जो स्टैंडर्ड है ना, उसको दर्शाता है कि उसमें कुछ एवोल्यूशन हमने किया है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस बढ़ेगी और 5G यहाँ पर ना हाई फ्रिक्वेंसी में यहाँ पर जो अपने आप को यहाँ पर चेंज करेगा। तो यहाँ पर 3.5 गीगाहर्ट्ज की यहाँ पर जो अभी की जो फ्रिक्वेंसी है, तो यहाँ पर जाएगी लगभग यहाँ पर 10 ऑफ गीगाहर्ट्ज, और 10 ऑफ गीगाहर्ट्ज मतलब काफी ज्यादा यहाँ पर स्पीड हो सकती है। ओके, तो 20 गीगाहर्ट्ज तो इतनी यहाँ पर कही जा रही है अभी 5G के लिए, 20 गीगाहर्ट्ज पर सेकंड। तो आगे यहाँ पर बात करें, द हायर फ्रीक्वेंसीज आर न्यू टू मोबाइल फोन नेटवर्क्स बट कॉमनली यूज्ड इन अदर एप्लीकेशंस सच एज पॉइंट टू पॉइंट रेडियो लिंक्स, बॉडी स्कैनर्स फॉर सिक्योरिटी चेक्स। तो यहाँ पर भी इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, जो जिसकी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें। जैसे आप सिक्योरिटी चेक पे जो आपका स्कैनर लगता है, तो वहां पर भी पॉइंट टू पॉइंट जो रेडियो लिंक्स होते हैं वहां पर भी।
और आगे यहाँ पर बात करें जो फ्रिक्वेंसी, जितनी यहाँ पर हायर फ्रिक्वेंसीज होगी तो यहाँ पर उतना ही बड़े नंबर पर यहाँ पर बेस स्टेशन जो है ना वो होंगे। 5G नेटवर्क्स विल यूज ए ग्रेटर नंबर ऑफ बेस स्टेशन एंड कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। बड़े पैमाने पर जैसे एक फोन के साथ कितने भी फोन जुड़ते हैं तो यहाँ पर अच्छा नेटवर्क आपको मिलता रहेगा। तो 5G यहाँ पर बात करेंगे विल फर्दर एम्प्लॉय बीम फॉर्मिंग एंटीनास टू फोकस सिग्नल्स मोर एफिशिएंटली टुवर्ड्स द डिवाइस इन यूज rather than having the signal spread in both directions as in the current base station antennas। तो अभी के एंटीनास और इसके एंटीनास में यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर जो है एरिया को कैप्चर करने की यहाँ पर कैपेबिलिटी होगी। और आगे यहाँ पर बात करें कि हेल्थ के ऊपर क्या रिस्क रहेगा इसका, ये अभी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। तो अभी जो WHO की जो जो यहाँ पर रिसर्च है ना अभी तक, तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जितनी भी रिसर्च अभी तक हुई है तो ऐसा कोई एडवर्स यहाँ पर हेल्थ इफेक्ट देखने को अभी तक यहाँ पर नहीं मिला है जिसका एक्सपोजर यहाँ पर वायरलेस टेक्नोलॉजीज के साथ हो। तो यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड जो कंक्लूजन है, तो यहाँ पर कुछ स्टडी जो यहाँ पर हुई है जो भी एंटायर रेडियो स्पेक्ट्रम है उसके ऊपर हुई, एंड ओनली अ फ्यू स्टडीज हैव बीन कैरिड आउट ऑफ फ्रीक्वेंसीज टू बी यूज्ड बाय 5G। तो 5G में जो फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है तो उसके ऊपर अभी बहुत कम स्टडीज हुई, तो अभी ये हम नहीं कह सकते कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये अभी जो भी कहा जा रहा है ना एक तरीके से एक्सपेक्टेशंस है कि ऐसा होगा, कि मतलब इंसानों को नुकसान होगा, यहाँ पर जो टिश्यूज हैं ह्यूमन बॉडी के वहां पर जो है नुकसान होगा, वो खराब होंगे। तो वही बात करिए टिश्यू हीटिंग द मेन मैकेनिज्म ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन रेडियो फ्रिक्वेंसी फील्ड एंड द ह्यूमन बॉडी। और जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है तो जो हमारे टिश्यूज हैं तो उनको ऊपर यहाँ पर डैमेज देखने को मिल सकता है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर एक्सपोजर लेवल फ्रॉम करंट टेक्नोलॉजी रिजल्ट इन नेग्लिजिबल टेम्परेचर राइज इन ह्यूमन बॉडी। तो ये कहा जा रहा है कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी 5G के उसके चलते यहाँ पर जो ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर राइज तो वो बहुत कम हो रहा है, ये जो पाया गया इतना नहीं यहाँ पर टेम्परेचर राइज देखने को मिल रहा है। और आगे बता रहे जिस तरीके से फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी देयर इज अ लेस पेनिट्रेशन इनटू बॉडी टिश्यूज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बिकम्स मोर कन्फाइंड टू द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड आई स्किन एंड आई। तो इतना यहाँ पर जितना यहाँ पर फ्रिक्वेंसी बढ़ती भी है, फ्रिक्वेंसी जितनी बढ़ेगी उतना स्पीड तेज होगा। अगर बढ़ती भी है तो यहाँ पर बॉडी टिश्यूज के साथ कोई इतना यहाँ पर खिलवाड़ नहीं होने वाला है। और यहाँ पर जो एनर्जी भी अगर एब्जॉर्प्शन की बात करो तो यहाँ पर वो बॉडी के सरफेस तक यहाँ पर रहेगी। ओके, तो प्रोवाइडेड दैट द ओवरऑल एक्सपोजर रिमेन्स बिलो इंटरनेशनल गाइडलाइंस नो कॉन्सिक्वेंसेज फॉर पब्लिक हेल्थ और एंटीसिपेटेड। तो अभी तक यहाँ पर कुछ ऐसा भी नतीजे नहीं देखे गए कि 5G के चलते कुछ नुकसान यहाँ पर हुआ हो। ओके, तो यहाँ पर जो भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस उसके नीचे ही यहाँ पर जो है अभी ओवरऑल एक्सपोजर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें रेडियो फ्रिक्वेंसी की, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है एक तरीके से ऑसिलेशन रेट होता है जो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट होता है, और जो वोल्टेज होती है जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसके आसपास एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रो फील्ड भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाता है जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बदौलत बनता है, इसलिए यहाँ पर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ओके, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पर 20 किलो हर्ट्ज के से लेकर यहाँ पर 300 गीगा हर्ट्ज तक रहती है रेडियो फ्रिक्वेंसी। ओके, तो ये इसी के ऊपर निर्भर करता है 5G। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर जो है एसेंशियल जो गाइडलाइंस है वो क्या है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो अभी इंटरनेशनल जो एक्सपोजर गाइडलाइंस है तो उसमें कहा जा रहा है कि 2 इंटरनेशनल बॉडीज अभी जो है ना बनाई गई हैं जो कि यहाँ पर गाइडलाइंस को बताती हैं ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज हैं जो यहाँ पर इन गाइडलाइंस को रिकमेंड कर रही हैं। जैसे जो बॉडीज हैं 2, तो पहली है द इंटरनेशनल कमीशन फॉर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन, नाम याद रखें इसका, और दूसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ओके, थ्रू द इंटरनेट कमेटी ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेफ्टी। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसी पर्पस के लिए बनाई गई। तो दीज गाइडलाइंस आर नॉट टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिक, दे कवर रेडियो फ्रिक्वेंसीज अप टू 300 गीगाहर्ट्ज इंक्लूडिंग द फ्रिक्वेंसीज अंडर डिस्कशन फॉर 5G। ओके, तो 5G के अंतर्गत जो फ्रिक्वेंसीज यूज होंगी, इसके अलावा 300 गीगाहर्ट्ज तक की रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर भी इन्होंने यहाँ पर अभी इस जो है ना गाइडलाइंस अभी जारी कर रहे हैं। तो इसलिए ये 2 अलग अलग बॉडीज बनाई हैं। तो बताते रहेंगे कि क्या यहाँ पर प्रभाव रहेगा अगर 5G टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर जब इम्प्लीमेंट होगा, क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, सब चीजों के ऊपर ही नजर बनाए रखेंगे। तो आगे यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर ये क्या है, WHO ने यहाँ पर एक इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट जो था वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया था 1996 में। तो ना इसका ध्यान रखें, थोड़ा याद रखें इसको। तो इस प्रोजेक्ट का मतलब था टू इन्वेस्टिगेट द हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोजर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 0 to 300 गीगाहर्ट्ज एंड एडवाइजेस नेशनल अथॉरिटीज ऑन EMF रेडिएशन प्रोटेक्शन। तो ये भी यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लगाया गया था WHO के द्वारा, तो जो अलग अलग राष्ट्रों को बताएंगे कि अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में कुछ चेंजेस आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर अगर फ्रिक्वेंसी रेंज 0 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक जाती भी है रेडियो फ्रिक्वेंसी,
तो यहाँ पर एडवाइस करते रहे कि नेशनल जो अथॉरिटीज है, जो नेशनल गवर्नमेंट है, कि रेडिएशन प्रोटेक्शन को किस तरीके से जो है आपने टैकल करके चलना। जो सोर्स है वो तो इकोनॉमिक टाइम्स है और दूसरा WHO है। और अभी देखो प्रीलिम्स के रिगार्डिंग अगर बात करें तो सबसे पहली न्यूज है कि जो भारत का GDP स्टेटस उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सेकंड वेव के बाद में, सेकंड वेव के यहाँ पर पहले की बात करें, इकोनॉमी रिकवरिंग बिफोर सेकंड वेव से पहले रिकवर कर रही थी, जब यहाँ पर फरवरी मार्च का महीना था और उस समय अच्छी खासी इकोनॉमी रिकवर कर रही थी। लेकिन जो अभी फिस्कल ईयर 2020-21 का जो टोटल डाटा आया है ना एक साल का, 31 मार्च को हमारा फिस्कल ईयर कंप्लीट हुआ, जो कि पिछले साल शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2020 को। उस हिसाब से यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर वर्स्ट यहाँ पर डाटा आया है, वर्स्ट कंट्रैक्शन देखने को मिली है सिंस 1950-51। ओके, तो अभी देखो जब हमारे यहाँ पहली बार लॉकडाउन लगा था, वो लगा था 22-23 मार्च को लगा था 2020 को। ओके, तो फिजिकल ईयर हमारा शुरू हुआ था 1 अप्रैल से। तो ज्यादातर लॉकडाउन यहाँ पर ना नए फिजिकल ईयर में हमें 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 देखने को मिले थे। और ये पहली बार यहाँ पर देखने को मिला है कि 1950-51 से लेकर अब तक पहली बार इतना खराब प्रदर्शन हमारी GDP का हुआ है। तो यहाँ पर नॉमिनल टर्म्स में बात करें, GDP यहाँ पर 3% के हिसाब से यहाँ पर गिरी है फिजिकल ईयर 21 के, अगर 2021 की बात करें। तो एक्सपर्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सेकंड वेव का जो इम्पैक्ट है ना, वो 2021-22 का जो यहाँ पर डाटा निकल करेगा उसमें यहाँ पर कम ही देखने को मिलेगा। अभी ये कह रहे हैं, अब ये थर्ड वेव जब आएगी या फर्दर क्या यहाँ पर कोरोना वायरस अख्तियार करता है रूप, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये। इस अभी जो फिजिकल ईयर 21-22 होगा जो अभी चल रहा है, तो उसमें ये भी ऐसी सिचुएशन रहेगी जहाँ पर सही होगी। तो अभी देखो कॉन्टिन्यूड मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी सपोर्ट नीडेड, मतलब कि सरकार और RBI जो है, देखो जो RBI है वो मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ पर टैकल करता है, फिजिकल पॉलिसी टैकल करती है भारत सरकार। तो दोनों जैसे पहले काम कर रही थी वैसे करके रखेंगी। RBI जो अपना रेपो रेट है उसको अभी भी 4% के आसपास ही रखेगा। पिछले काफी महीनों से इतना ही चल रहा है, इकोनॉमी में रिवाइवल देखने को मिले। और GDP की टर्म्स यहाँ पर देखो, ये जो फिजिकल ईयर 2020-21 की बात कर रहे हैं, तो क्वार्टर वन में हमारा -24% GDP चला गया था, क्वार्टर टू में -7.4% था, और क्वार्टर थ्री में 0.5%। क्वार्टर थ्री मतलब कि ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला 2020 का जो महीने थे, ये 3 महीने थे, उस समय 0.5% पॉजिटिव में ग्रोथ आनी देखनी हमें मिलनी शुरू हो गई थी। और अभी जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया जनवरी फरवरी मार्च के 2021 का क्वार्टर फोर है वो, तो उसमें 1.6% की ग्रोथ GDP हमारे यहाँ पर पाई गई है। क्वार्टर फोर का रिजल्ट अच्छा आया है, लेकिन ओवरऑल जो फिजिकल ईयर 2020-21 का रिजल्ट है वो खराब है। -7.3% GDP रही है हमारी 2020-21 की। ये इस पॉइंट को नोट करके रखें। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर धड़ाधड़ सेडिशन लॉस का जो यूज हो रहा है ना, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि अभी समय आ गया है कि यहाँ पर जो सेडिशन लॉ, जो देशद्रोह का जो लॉ यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, किसी ने अगर किसी सरकार के खिलाफ बोला तो चलो उसके ऊपर जो है राष्ट्रद्रोह का कानून लगाकर उसको जेल में डाल दिया जाए। अभी इसकी पहले अभी कुछ लिमिट डिफाइन करनी है, अभी समय आ चुका है। तो अभी देखो बहुत सारे यहाँ पर सेडिशन केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ खासतौर पे फाइल हुए जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट, सॉरी, यहाँ पर अपने जो क्रिटिसिज्म, जो लोग यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, उसके खिलाफ यहाँ पर सेडिशन का केस लगा रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन शॉर्टेज के लिए भी यहाँ पर राज्य सरकार जिम्मेदार है सेकंड वेव के चलते, तो यहाँ पर राज्य सरकार उनको देशद्रोह का केस लगाकर जेल में डालती जा रही है। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अमंग दोज काउट इन द ड्रैगनेट ऑफ सेडिशन केसेस are a hospital which appealed for oxygen and a youth who appealed for a public platform for oxygen। तो यहाँ पर कुछ लोग वो है जिनके ऊपर केस दायर किया गया, तो यहाँ पर सिर्फ अपील कर रहे थे कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। कुछ ऐसे यूथ थे जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाने की बात कर रहे कि यहाँ पर जहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल हो। तो यहाँ पर बात जो बेंच है, जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, वॉज रेफरिंग टू दोज नॉट टू स्टबटल अटेम्प्ट्स टू क्रैक डाउन ऑन एनी क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो अभी ये मुद्दे के ऊपर चर्चा की जाएगी कि मतलब ऐसे जो अटेम्प्ट्स हैं, मतलब कि अगर कोई क्रिटिसिज्म करता है सरकार की, तो उसके रिगार्डिंग जो ऐसा बिहेवियर सरकार दिखा रही है ना, तो उसको अभी रोकना है। सो इन ए केस डीलिंग विद ए टीवी चैनल फ्रॉम आंध्र प्रदेश फेसिंग ए सेडिशन केस फॉर एलिजिडली रिपीटिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ a ruling party MP who has turned critical of the Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy, the bench stayed all coercive action against the channel। देखो अभी क्या है, ये भी एक ना मुद्दा चल रहा है काफी दिनों से। तो अभी इसमें क्या है, एक टीवी चैनल है आंध्र प्रदेश का जिसके ऊपर यहाँ पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया है, उसी की आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो YS जगनमोहन रेड्डी की सरकार है, YSR कांग्रेस नाम उनकी पार्टी का, तो उन्हीं के पार्टी के एक MP हैं
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अभी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो काफी सारी उनकी स्टेटमेंट्स थी। तो एक टीवी चैनल था, उन्हीं के स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट कर रहा था, जिसके चलते जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने यहाँ पर उस टीवी चैनल के ऊपर भी सेडिशन का केस लग दिया। तो उस एमपी के ऊपर भी यहाँ पर देशद्रोह का चार्ज लगा हुआ है। और अब उसी के चलते यहाँ पर जो बेंच है ना, तो अभी अपना अपने स्टेटमेंट दे रहा है कि यहाँ पर एक कोर्सिव एक्शन यहाँ पर जो है चैनल के खिलाफ यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर सोचेंगे क्या आगे फर्दर क्या यहाँ पर पॉइंट रहेगा। इट आल्सो इशूड नोटिस ऑफ इट्स प्ले अगेंस्ट एफआईआर एलिगेशन एलिजिंग सेडिशन। द एफआईआर डज नॉट प्रिमा फेस एस्टैब्लिश सेडिशन। तो देखो, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसका मतलब प्रिमा फेस मतलब जो पहली जो चीज देखी है उसी के आधार पर आप कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं कर सकते। मतलब कि शुरुआती तौर पर ही जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि इसी बंदे ने यहाँ पर जो है गोली चलाई है, तो यही सोचकर आपने उठा लिया और उसके ऊपर जो है देशद्रोह का केस लगा दिया, तो ये गलत चीज है। सो बट द केस इन्वॉल्व द राइट ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ द टीवी चैनल द बेंच। तो अभी ये बेंच ये भी कह रहा है कि यहाँ पर जो फ्री एक्सप्रेशन जो हमारा भारतीय संविधान हमें आजादी देता है, तो उसके रिगार्डिंग भी हमें यहाँ पर सोचना है। तो टीवी चैनल जो बात कह रहा है, तो अपनी जो उसको हमारा संविधान जो यहाँ पर उपलब्धि देता है उसी के तहत यहाँ पर वो काम करता है। तो अभी मुद्दा यही है कि सुप्रीम कोर्ट ओवरऑल सोच रहा है कि इस जो ये लगातार ये इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे सेडिशन केसेस, इसको अभी रोकना है, कुछ लिमिट इसकी तय की जाए। आगे बात करते हैं चाइना की 3 चाइल्ड पॉलिसी के बारे में। तो चाइना भी अभी देखो, उसको लग रहा है, चाइना लगातार आबादी बूढ़ी होती जा रही है, भारत जवान होता जा रहा है। भारत की 60% से ज्यादा आबादी जवान है, जिनकी मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स की है। ओके, तो यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स, इतनी आबादी जो कुल आबादी का हम 60% लगाए तो इतनी आबादी बनती है भारत की। तो हम कह रहे हैं कि भारत जो है यंग नेशन है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी के आसपास के नेशन है वो बूढ़े होते जा रहे हैं। तो चाइना जो है ना, अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पर कपल्स को अलाउ कर दिया कि यहाँ पर थर्ड चाइल्ड भी यहाँ पर वो रख सकते हैं। तो अभी इनकी पहले वन चाइल्ड पॉलिसी रही थी, ये 30-35 साल तक लगातार चली थी वन चाइल्ड पॉलिसी। उस समय भी चाइना सबसे यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश था, अभी भी यही है। लेकिन अभी मार्जिन बहुत कम रह गया है भारत और चाइना के बीच में। तो किसी वक्त भी जो है ना, पहले 2027 तक कहा जा रहा है कि भारत ओवरटेक कर लेगा, अभी ये 2023-24 तक की बात करें कि भारत ओवरटेक कर देगा, जो टेक ओवर कर जाएगा चाइना की पॉपुलेशन को। तो अभी जब वन चाइल्ड पॉलिसी चली चाइना की, तो उसके काफी देर बाद तक इन्होंने फिर 2016 के आसपास इन्होंने फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए थे। ओके, तो यहाँ पर फैमिली प्लानिंग के जो रूल्स थे उसको यहाँ पर चेंज किया गया था। तो यहाँ पर 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए थे, लेकिन नहीं बात बनी, तो वो भी फेल होगी यहाँ पर। उसके चलते भी बर्थ रेट में बूस्ट नहीं देखने को मिला, तो अभी ये 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए। तो जो इनका नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पर उसने कहा मई 11 को कि यहाँ पर 12 मिलियन जो बेबीज है पिछले साल, यहाँ पर 12 मिलियन के आसपास की जो बेबीज है जिनका जन्म हुआ है। तो ये नंबर बहुत कम है 1961 के हिसाब से, अगर हम बात करें, कंपेयर करके बात करें। तो उस समय यहाँ पर माओ की सरकार हुआ करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से बिलोंग करते थे चाइना। तो यहाँ पर शुरुआत उन्होंने ही की है चाइना को कम्युनिज्म के दौर पर, मतलब फ्रेम पे लेकर आने के लिए। तो यहाँ पर एट ए टाइम व्हेन माओ चाइना वाज इन द मिडस्ट ऑफ ए 4 ईयर फेमाइन, तो यहाँ पर 4 साल का अकाल भी पड़ा था, मतलब खाने पीने की यहाँ पर चीजें खत्म हो गई थी। तो उस समय यहाँ पर 17.8 मिलियन थी। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बात करें कि डाउन फ्रॉम 17.8 मिलियन इन 2016, तो 17.86 मिलियन यहाँ पर बच्चे पैदा हुए थे 2016 में। तो उसके कंपैरिजन में 2 चाइल्ड पॉलिसी 2016 में इंप्लीमेंट की गई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना कम यहाँ पर नंबर हो गया है बेबीज का। तो यहाँ पर चिंता का विषय बन चुका है चाइना के लिए। तो आगे एक सेंसस भी अभी हाल ही में हुआ है, जनगणना जिसको बोलते हैं, भारत में 2021 में अभी शुरू हो जाएगी। हर 10 साल बाद भारत में होती है। भारत में 1881 में यहाँ पर शुरुआत हुई थी सेंसस की, अंग्रेजों ने की थी। और हर 10 साल बाद यहाँ पर पूरी जनता की हम यहाँ पर ना आबादी को कैलकुलेट करते हैं, कितने बढ़ गए हैं, कितने कम हुए हैं, कितने एज ग्रुप वाले उनका नंबर कितना है, तो ये सारी डिटेल रहती है। ओके, तो यहाँ पर चाइना का जो सेंसस आया, तो यहाँ पर कहा गया है जो पॉपुलेशन होगा, चाइना की जो पॉपुलेशन है 2020 में 1.41 बिलियन के आसपास है। तो यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला 72 मिलियन का सिंस द लास्ट सेंसस इन 2010। तो 10 सालों में यहाँ पर सिर्फ 72 मिलियन आबादी ही राइज हुई है। यहाँ पर बात कर रहे हैं रिफ्लेक्टिंग ए 5.38% ग्रोथ इन दिस पीरियड एंड 0.53% एनुअल ग्रोथ। तो यहाँ पर पिछले 10 सालों में 5.38% के आसपास ग्रोथ हुई है, और सालाना दर के हिसाब से 0.53%। Forecasts say the population could peak in the next couple of years and most likely by 2025। ये कहा जा रहा है 2025 तक आबादी बढ़ेगी इनकी। When India will become the world's most populous country, तो उस समय भारत भी 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाएगा।
और आगे यहाँ पर बात करें जो सेंसस हुआ है उसमें यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया 264 मिलियन यहाँ पर जो है ना लोग पाए गए हैं 60 या उसके ओवर उससे ऊपर के जो एज ग्रुप के जो लोग हैं उनकी आबादी इतनी है। तो यहाँ पर ये 2010 से यहाँ पर 5.44% की वृद्धि यहाँ पर ऐसे लोगों में देखने को मिली है, तो ये बूढ़े लोग हैं ज्यादातर। और इसके अलावा यहाँ पर कुल आबादी जो है इनकी वो पूरी आबादी का यहाँ पर 19% आप कह सकते हो। इसके अलावा बात करें जो 15 से 59 जो एज ग्रुप है तो ये यंगर एज ग्रुप में इसको गिना जाएगा। इनकी आबादी 894 मिलियन पर्सन की है। तो यहाँ पर ये इसकी गिरावट देखने को मिली है पिछले जो सेंसस 2010 में है तो उसके मुकाबले में। तो यहाँ पर इनकी जो कुल आबादी है पूरी आबादी के हिसाब से तो काफी ज्यादा है, 63.35% के आसपास है। और आगे यहाँ पर बात करें जो चाइना की वर्क फोर्स है वो यहाँ पर निकल कर आती है 15 से 59 के एज ब्रैकेट में से। तो यहाँ पर कुल आबादी ये वर्क फोर्स की 925 मिलियन है 2011 में। यहाँ पर बात करें पीक पे गई थी यहाँ पर उस समय। ये यहाँ पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल सिक्योरिटी उनके द्वारा। तो ये नंबर भी यहाँ पर जो है ना was down to 894 million in this census and would drop 700 million by 2050। तो इस सेंसस 2020 में जो सेंसस हुआ तो उसमें यहाँ पर 925 मिलियन जो कि 2011 में था चाइना की वर्कफोर्स की बात करें तो यहाँ पर गिरकर 894 मिलियन हो चुकी है। और 2050 तक कह रहे हैं कि 700 मिलियन तक ये इनकी वर्कफोर्स में गिरावट देखने को मिलेगी। तो चाइना डर रहा है अभी कि इंडिया यंग नेशन की ओर आगे बढ़ेगा तो ज्यादातर ये भी जो है जिस रिप्लेस कर सकता है लेबर फोर्स को भी। ओके, अगर लेबर फोर्स को रिप्लेस कर दिया गया तो यहाँ पर जहां पर सस्ती लेबर होगी तो वहां पर इंडस्ट्री लगानी उतनी आसान रहती है। तो चाइना ने काफी फायदा उठाया है अपने समय में, तो अभी अपनी इंडस्ट्री को काफी आगे ले गया है। तो भारत में भी अभी उसी की ओर यहाँ पर क्षेत्र की ओर कदम बढ़ा रही है भारत सरकार। और यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं भारत में, इसलिए चलाए जा रहे हैं कि हमारी जो यंग आबादी है इसको स्किल्ड कर दिया जाए। ओके, तो ये यहाँ पर पूरी की पूरी डिस्कशन है। तो कैसी लगी आपको करंट अफेयर्स की डिस्कशन? अपना फीडबैक जरूर दें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस हुए हैं। शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।